क्या आप भी ऐसे ही विद्यार्थियों में से एक हैं जो क्लास 10th 11th या 12th में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इंग्लिश उन्हें समझ में ही नहीं आती, इंग्लिश उनकी सबसे बड़ी समस्या है? या फिर आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स समझ में ही नहीं आते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि मैं भी एक इंटर कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर हूं और वहां पर मेरी क्लास में 60 to 70% ऐसा ही स्टूडेंट बैठा होता है जिसको अंग्रेजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। मैं आपके लिए और आपके जैसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो गांव क्षेत्रों में पढ़ते हैं, उन सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए मैं एक ऐसी वीडियो सीरीज लेकर के आ रहा हूं जहां पर मैं उनको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। जी हां, बिल्कुल शुरू से। जी हां, देखिए, मैंने आपके लिए ही ये इंग्लिश फ्रॉम जीरो। जी हां, अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, आपको ABCD भी नहीं आती है, वो लिखना भी नहीं आता है, तो आप विश्वास कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, एक एक वीडियो को देखिए और फिर आप कुछ ही दिनों में, केवल 3 या 4 महीनों में आपको इंग्लिश से प्रेम होने लग जाएगा, आपको इंग्लिश अच्छी लगने लग जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। तो फिर मेरे साथ जुड़ जाइए और आज इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंग्लिश को सीखने के लिए, समझने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं जीरो से। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बतलाऊं तथा साथ ही साथ मैं आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा खाका खींच दूं कि आखिर बेसिक लेवल पर आपको क्या क्या चीजें इंग्लिश में आनी चाहिए और मैं आपको बेसिक लेवल पर क्या क्या पढ़ाऊंगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश से हौले हौले प्रेम होने लग जाएगा, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी आपको समझ में आने लग जाएगी। तो बेसिक लेवल पर आपको क्या क्या चीजें मैं पढ़ाऊंगा ये पहले मैं बतला दूं और फिर इसके बाद मैं जीरो से शुरुआत करूं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले इन 4 प्रश्नों के आंसर आपको मैं बतलाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि ये इंग्लिश है क्या? अंग्रेजी है क्या भाई? जिसको आप पढ़ने जा रहे हो, ये है कौन सी भला? पहले तो आप ये जान लो, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इन्हीं इन्हीं के आंसर से ही कुछ क्वेश्चंस उपजेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के मैं कुछ आपको आंसर देने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो देखो जरा, मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है कि इंग्लिश क्या है। लिखा है, इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। तो मैं आपको इतिहास बताने नहीं आया कि ये कहां से और कब जन्मी, ठीक है ना। आपको इतिहास अगर जानना ही है तो फिर आपको तो MA इंग्लिश लिटरेचर से करना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, असली बात यह है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। असली बात यह है कि मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इंग्लिश और कुछ नहीं है भैया, ये बिल्कुल एक हिंदी की तरह है ही एक लैंग्वेज है, यानी भाषा है। ठीक है, बस इतनी सी आप बात जानो कि इंग्लिश और कुछ नहीं, एक भाषा है, बिल्कुल हिंदी की ही तरह है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये भाषा क्या होती है। तो चलिए, यहां पर मैंने व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा का क्या होती है, इसका भी आंसर आपको बताने का प्रयास किया है और वो भी बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखो, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस। ध्यान से सुनिए, ये जो मानव होता है, जो मनुष्य है, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, देखिए जरा, टू एक्सप्रेस थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज। जो अपने आइडियाज हैं, जो विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, वो माध्यम ही भाषा कहलाती है। जरा सोचो, इस समय मेरे मन में जो आ रहा है और मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं, तो इस समय एक मीडियम का मैं प्रयोग कर रहा हूं और वो मीडियम है भाषा, यानी हिंदी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं। जैसे ही मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगा तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच ओवर कर जाऊंगा और आपको अपने थॉट्स इंग्लिश के माध्यम से। तो ये इंग्लिश यानी लैंग्वेज क्या हुई? एक मीडियम है भाई। क्या? एक माध्यम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का। बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो भाषा होती है ये कई प्रकार की होती है। देखो जरा, एक तो स्पोकन लैंग्वेज होती है। स्पोकन लैंग्वेज यानी बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल ट्रैक्ट। हमारे जो वोकल ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, इनको हम क्या बोलते हैं? वोकल ट्रैक्ट। इसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो साउंड है वो स्पोकन लैंग्वेज होती है। ये साउंड हम भी प्रोड्यूस करते हैं, चिड़िया, पक्षी, जानवर, सारे के सारे लोग ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और एक वो लैंग्वेज बनती है। क्लियर? अच्छा, दूसरी लैंग्वेज होती है रिटन लैंग्वेज, यानी लिख करके अपनी बात को
कम्युनिकेट करना। तो लिखने के लिए क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स, उसके लिए सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स माने प्रतीक। जैसे ए आप बनाते हो, ये जो है ये एक सिंबल ही है। ए जो बना ये सिंबल है। बी ये क्या है, ये एक सिंबल ही है, ठीक है ना। तो कंसिस्ट ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटिंग साउंड्स और कॉन्सेप्ट्स, और जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो फिर क्या है, साउंड उत्पन्न होते हैं, और साथ में उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी निहित होते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, दो प्रकार की लैंग्वेजेस पर हम यहां पर फोकस करेंगे। पहले तो हम रिटन लैंग्वेज पर फोकस करेंगे, यानी लिखी जाने वाली इंग्लिश पर हम कंप्लीट फोकस करेंगे, और फिर स्पोकन लैंग्वेज पर आएंगे, बहुत बाद में आएंगे चलकर, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, यानी हम जब इशारों से बातें करते हैं। देखिए, कन्वे मीनिंग्स थ्रू हैंड शेप्स, हम बहुत सारे गेस्चर्स करते हैं, हैंड के शेप्स बनाते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट्स करते हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने चेहरे से अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त करके भी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जहां पर हमें इन 2 प्रकार की लैंग्वेजेस पर फोकस करना है, राइट। अच्छा, एक अगला प्रश्न है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न इट, आखिर अंग्रेजी को सीखने की जरूरत क्या है हमारी। तो भैया, आज इस 21st सेंचुरी में अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं जानते हो तो फिर आप समझिए कि आप बहुत पीछे रह जाओगे। जी हाँ, देखिए जरा, इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। हम, अब ये संसार है ना, ये एक मुट्ठी के समान हो गया है, और सब लोग चाहते हैं कि आप यहां से और किसी भी दूसरे देश में जाएं। अब वो इंडिया बहुत बड़ा नहीं रह गया, अब ये इनफैक्ट ये पूरा ग्लोब बहुत ही छोटा हो गया है। हर व्यक्ति जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, और विदेशों में हिंदी थोड़ी ना बोली जाती है। तो पूरे संसार में एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है, और वो है इंग्लिश। इसीलिए इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी देशों में ये अंग्रेजी स्कूली लेवल पर पढ़ाई जाती है, आपको भी पढ़ाई जाती है, और आप भी इसीलिए इसे सीख रहे हो। क्लियर। अच्छा, देखिए जरा, अगर आपको बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, ग्लोबल ग्लोबल मोबिलिटी मतलब विश्व भर में घूमना है, भ्रमण करना है, ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, भैया उसके लिए आपको इंग्लिश, यानी बड़े लेवल पर आपको अगर बिजनेस करना है, आप पंचर की दुकान अगर सुधारनी है तो भाई बात अलग है, लेकिन अगर बड़े लेवल पर कोई बिजनेस करना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। देखिए, एजुकेशन की लैंग्वेज, अब हायर एजुकेशन की लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है, ठीक है ना। साइंस की लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है, टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी भी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ठीक है ना। तो अगर आप इंग्लिश में पीछे पड़ जाते हो तो आप हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाओगे। इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ध्यान दीजिए, इंटरनेट, आज का युग इंटरनेट का युग है, ठीक है। और अगर इस इंटरनेट युग में अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते हो, नहीं जान पाते हो, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग नहीं कर पाओगे, इंटरनेट को भी सही ढंग से, बस खाली वीडियो देख देख करके और बस रील्स अकेले चलाते रहोगे, बस इसके आगे अपना कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो भी इंटरनेट में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन, टोटल दुनिया भर की संपूर्ण जानकारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पड़ी हुई है। तो भाई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए, कैरियर एडवांसमेंट, अगर आपको कैरियर अपना आगे बढ़ाना है, अगर आपको अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो भैया इंग्लिश के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हमें अंग्रेजी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। इसके बगैर काम चलने वाला है ही नहीं। अब चलिए आगे आते हैं, और एक जो चौथा प्रश्न है वो है इंग्लिश से ही रिलेटेड। चौथा प्रश्न ये है कि आखिर ये जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो अंग्रेजी भाषा है, ये किन चीजों से मिलकर बनती है। क्लियर। तो चलिए यहां से असली आपकी पढ़ाई एक तरीके से शुरू, चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को हम बोलने के लिए हमारे जो वोकल ट्रैक्ट्स हैं ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पोकन इंग्लिश का मामला है भाई, और जब मैं आपको इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो फिर इसकी एक ग्रामर अलग है, उस ग्रामर को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये चीजें हैं आपकी रिटन, ठीक है ना, रिटन इंग्लिश से रिलेटेड, और ये है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़े। आपको बताऊंगा यहाँ से लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, ये कंपोनेंट्स हैं किसी भी भाषा के, जो रियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी जिनसे मिलकर कोई भाषा बनती है, वो चीजें हैं। चलो एक एक करके सभी को जानते हैं। पहले तो ये देखो, साउंड, ध्यान से सुनिएगा, मैं साउंड की बात कर रहा हूं, लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो साउंड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वाउल साउंड होता है, मैं वाउल लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए ई आई ओ यू की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाउल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। अच्छा, फिर कंसोनेंट्स होते हैं 21, राइट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मैं साउंड्स की बात कर रहा हूं। तो जो वाउल साउंड्स होते हैं ये क्या होता है, आगे चलकर बतलाऊंगा। ये 22 प्रकार के वाउल साउंड्स होते हैं,
और 24 प्रकार के कंसोनेंट साउंड्स होते हैं भाई। कुल मिलाकर के 46 टाइप्स के साउंड्स होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में जब हम अंग्रेजी को सीख लेंगे, लिखना सीख लेंगे और जब बोलना शुरू करेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, हमारी साउंड कैसे निकलनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए यहां पर मैंने लिखे हैं वाउल साउंड्स 22 टाइप्स के। उनमें से कुछ होते हैं मोनोफ्थॉन्ग्स, ये क्या होते हैं बाद में बताऊंगा भाई। डिप्थॉन्ग्स ये क्या होते हैं ये भी मैं बाद में बतलाऊंगा। और इनको, इन साउंड्स को कैसे निकालते हैं, ये एक कंप्लीट एक ग्रामर है, काफी लंबी पढ़ाई है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा तब जब मैं आपको रिटन इंग्लिश पढ़ा दूंगा। मैं इस समय आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, रिटन इंग्लिश, नॉट स्पोकन इंग्लिश। सो स्पोकन इंग्लिश की जब बात आएगी तो फिर इन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो आप बोलते हो कैसे बोला जाता है, इसकी भी एक अपनी पढ़ाई है भाई। ये देखिए कंसोनेंट साउंड्स है, 24 हैं। ये सब कुछ आपको बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, अभी आप जानते भी नहीं होगे और मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आगे आइए और देखिए यहां से शुरू होगी हमारी पढ़ाई। लेटर यानी रिटन इंग्लिश यहां से शुरू होगी। आप लोग शायद जानते हो, नहीं भी जानते हो तो भी मैं आपको अब सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए जरा लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं। देखिए द इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। क्या होते हैं, ये किसी भी भाषा की, किसी भी रिटन भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, और वो शुरू होती है लेटर। जैसे हिंदी भाषा का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज से शुरू होती है, ये सारे लेटर्स हैं, अक्षर जिनको हम बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर इंग्लिश में भी ये 26 लेटर्स हैं, अल्फाबेट, वर्णमाला जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये अपर केसेस यानी कैपिटल लेटर्स होते हैं। इस तरह के अगर आप लोगों ने लिखना सीख लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो लिखना नहीं भी सीखे हैं तो मैं उनको लिखना भी बताऊंगा, और वो भी 4 रूल में लिखना बताऊंगा। ठीक है ना, और ये स्मॉल लेटर्स हैं, इनको कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आगे चल करके आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं फिलहाल आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि मैं बेसिक लेवल पर आपको इंग्लिश में क्या क्या आना चाहिए। तो चलिए, ये 4 रूल मैंने खींचा हुआ है, यानी 1 2 3 4 लाइनें खींची हुई हैं, उनमें से ये कैपिटल्स लिखे हुए हैं और ये स्मॉल लिखे हुए हैं। देखिए गुड लुकिंग हैंड राइटिंग के लिए जरूरी है कि आपको ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। जी हाँ, जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को 4 रूल कॉपी दी जाती है ताकि वो लिखने का कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लें कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में बनता है, कौन ऊपर की ओर जाता है, कौन नीचे की ओर आता है, कौन पूरा का पूरे 4 लाइनों में जाता है। ये सारी चीजें वहां पर छोटी क्लासेस में बच्चों को बताया जाता है। लेकिन मैं तो देखता हूं कि यहाँ इंटरमीडिएट में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको लिखना भी नहीं आता है, वो जानते ही नहीं कि आखिर कौन सा लेटर कितनी लाइनों में कहां पर जाता है, तो लिखना भी बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको गुड लुकिंग लिखने के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा। आखिर एक पीरियड तो मैं कम से कम ले ही लूंगा जिसमें आपको लेटर और वर्ड्स में 2 चीजें आपको बतलाऊं, अगला ही पीरियड होगा। चलो, और क्या है भाई, लेटर के बाद आते हैं वर्ड्स। आपको जानना होगा कि ये वर्ड क्या होता है। हालांकि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अगले ही पीरियड में बतलाऊंगा कि लेटर्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, फिर वर्ड्स भी बतलाऊंगा कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। क्लियर, मैं आपको फिलहाल ये बतलाने जा रहा हूं कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए किन किन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या क्या सीखना पड़ेगा बेसिक लेवल पर। और जब बेसिक लेवल पर सीख लोगे इन सभी चीजों को तो फिर आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी, और फिर आप इंग्लिश से दूर भागेंगे नहीं, आपको मजा आने लग जाएगा, बोलने का मन करेगा। इनफैक्ट देखो जरा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अ वर्ड इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज अ मीनिंग। भाई वर्ड क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी कुछ अक्षरों का समूह जिसका अपना कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई अपना मतलब होता है, उसे हम कहते हैं वर्ड्स। और ये वर्ड्स कितने होते हैं भाई, यहीं पर से ग्रामर शुरू हो जाती है। देखो वर्ड्स होते हैं 8 प्रकार के, और इंग्लिश की ग्रामर, बेसिक ग्रामर यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो अब ये एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। इनफैक्ट सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। कंफ्यूज हो जाता है आखिर बच्चा कहां से शुरू करें, कहा यार नाउन प्रोनाउन से पढ़ना शुरू करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। आगे चलकर मैं उस प्रश्न पर डिस्कशन करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको जानना पड़ेगा कि वर्ड्स के बाद क्या आता है, तो वर्ड्स के बाद फ्रेजेस आते हैं। अब ये बच्चे लोग कभी जानते नहीं और बताया नहीं भी नहीं जाता कि आखिर ये फ्रेज क्या होता है। इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है बच्चा, फ्रेज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो जानता ही नहीं है। यानी इतनी बिल्कुल, यानी वर्ड से आगे अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहले कहां पर है, लेटर। लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स से क्या बनते हैं, ये फ्रेजेस बनते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। देखिए, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। इनफैक्ट अगर मैं इस परिभाषा को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये पूरा का पूरा पीरियड केवल इसी में चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये सारी चीजें आपको आगे चल करके कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है। ये फ्रेजेस देखो जरा कितने प्रकार के होते हैं।
पूरी ग्रामर ग्रामर अब ग्रामर ही ग्रामर है यहाँ पर। बेसिक लेवल पर जब मैं इनको बतलाऊंगा तो बहुत ही छोटा, बड़ा मजा आएगा, बट इन्हीं को जब एडवांस्ड लेवल पे डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार बिल्कुल शुरू से ही अंग्रेजी बहुत कठिन है जी हाँ, इसलिए कठिन लगने लगती है। लेकिन अगर उसको सीखने का सही तरीका, कहाँ से इसकी शुरुआत करनी है सीखनी, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो फिर बिलीव मी कि ये इंग्लिश आपको बहुत सरल लगने लग जाएगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। चलिए, तो आपको फ्रेजेस सीखने पड़ेंगे और सारे के सारे फ्रेजेस के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं, जब फ्रेजेस से आगे बढ़ते हैं तब एक हम छोटे से सेंटेंस पर पहुंचते हैं। इनफैक्ट यही सेंटेंस ही हम लिखने में यूज करते हैं, बोलने में भी ये सेंटेंसेस ही आते हैं। तो भाई जब बोलना आता है और लिखना जब हम पहुंचते हैं वहां पर, तो उसके पीछे वाली चीजें थी ये, यानी हम बोलेंगे या लिखेंगे तभी जब वास्तव में हमें ये सारी वाली पीछे वाली सारी चीजें हमको अच्छे से आती होंगी, तभी हम कुछ लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या होता है, ग्रामेटिकली इसकी क्या डेफिनेशन, तो इनफैक्ट ये लिखी हुई है। फिर ये सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे हैं, सभी प्रकार। इस तरह से तो कभी किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा। सेंटेंस कोई कहता है यार 2 प्रकार के होते हैं, वो बता देगा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कोई कह देगा भैया सेंटेंस यार 4 या 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, फिर इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस बतला देंगे। फिर बात आएगी कि यार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोग बताएंगे सेंटेंस यार 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में तो बताएंगे ही नहीं। लेकिन फिर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यार सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, ये क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होता है। भाई सेंटेंस का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है ये। जब मैं यहां पर आऊंगा तो यहां पर भी जब मैं आपको अपने तरीके से चीजों को बतलाऊंगा तो ही चीजें क्लियर होंगी। ये सब कुछ आपको बेसिक लेवल पर आना चाहिए। फिर इसके बाद एक और भी चीज है, और वो ये है कि ये क्लॉजेज आनी चाहिए। ये है इनफैक्ट वो चीजें जो आपको बेसिक इंग्लिश यानी बेसिक लेवल पर आनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको बेसिक लेवल पर आती हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव यानी एडवांस्ड इंग्लिश सीख सकते हो, वो चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर बेसिक लेवल पर इन चीजों को आप नहीं जानते हो तो क्लास में भैया बैठे रहोगे और टीचर आपको पढ़ाता रहेगा, वो सिंथेसिस पढ़ाता रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाता रहेगा, सिंटेक्स पढ़ाता रहेगा, सब कुछ पढ़ाता रहेगा, समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा। जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस की ओर जाओगे, जब आप कॉम्प्रहेंशन की ओर जाओगे, कॉम्प्रहेंशन समझ में नहीं आएंगे। जब आप बुक पढ़ोगे जाकर के तो बुक के जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं वो उनकी मीनिंग आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे, और कुल मिलाकर के अंग्रेजी आपके लिए बन जाती है बहुत ज्यादा कठिन। इसी चीज को सरल करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज आपके लिए शुरू की है। सो प्लीज, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। हर वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि अगर लाइक्स होंगे, शेयर होंगे तो वीडियोस चलेंगे तो फिर मुझे मजा आएगा बनाने में, है ना। वीडियोस यूट्यूब भी क्या करता है, यूट्यूब भी जब लाइक देखता है, लाइक और कमेंट्स जब जाते हैं तो फिर यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है, भेजता है, तो दूसरे लोगों के पास तक पहुंच पाते हैं। अब अगर ये सक्सेसफुल होंगे, अच्छे जाएंगे, व्यूज बढ़िया आएंगे, लोगों के कमेंट्स आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसको कैरी ऑन करता चला जाऊंगा। करना क्या है, ये सबकी अपनी ड्यूटी है। आप सीखिए, और हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, उनको अच्छा कोई इंग्लिश टीचर नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो लोग पढ़ाते नहीं है। यहां पर मैं यार कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हिंदुस्तान के गांव क्षेत्र का जो बच्चा है वो सही में सच में इंग्लिश क्या होती है वो ये जाने। सारा बच्चा अगर पढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। तो आपकी भी ड्यूटी है सिर्फ इतनी सी कि इसे लाइक करो, और साथ में अपने सभी ग्रुप्स में, अपने जितने भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हों, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को आप इसको शेयर भी कीजिए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए, अगर ये क्लॉजेज पढ़ी, ये भैया क्लॉजेज क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक। प्रश्न आता है कि भैया इन सब चीजों को सीखने के लिए शुरुआत कहां से करें, कहां से शुरुआत करें। कुछ भी पढ़ते हैं यार तो लगता है दूसरी चीज पहले आनी चाहिए तब ये आएगी। कुछ भी आप उठा लीजिए तो आपको लगेगा कि यार वो चीज नहीं आती है इसलिए ये वाली चीज नहीं आती है। तो प्रॉब्लम यह है कि आखिर अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करें तो कहां से करें। जब आप स्पोकन इंग्लिश में आओगे वो बाद की बात है, तो पहले रिटन इंग्लिश कहां से सीखनी है मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, देखो जरा, मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया हुआ है। सबसे पहले यानी अगले वीडियो में तो मैं आपको लेटर्स एंड वर्ड्स के बारे में बतलाऊंगा। लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, अच्छी गुड लुकिंग राइटिंग के लिए, इनके बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, यानी जानकारियां दूंगा। फिर इसके बाद ये भाई जो सबसे बड़ी चीज है, टेंस। ये है किसी भी लैंग्वेज की, यानी चाहे वो इंग्लिश हो,
या हिंदी हो, ये जो टेंसेस होते हैं ना, इसको यहाँ से कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो ही आप सच में टेंसेस जान पाओगे। और टेंसेस पर बेस होकर के मैं आपको सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस मैं कोई उठा लूंगा, और सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 12 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद ये वीडियो, इसके बाद में शुरू करूंगा टेंसेस, और टेंसेस पढ़ाने के बहाने मैं आपको सेंटेंस का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, शब्द क्रम होता है, उस शब्द क्रम को बतलाऊंगा। तो इसके बाद यानी ये बनेगा आपका दूसरा वीडियो और ये बनेगा आपका तीसरा वीडियो, और यहां से शुरुआत हो जाएगी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी। इनफैक्ट जीरो से सीखने की शुरुआत तो यहीं से हो जाएगी। ये जो पहला वीडियो है, यहां तो मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है कि आखिर क्या क्या चीजें आप जान लो बेसिक लेवल पर, ताकि आप अंग्रेजी को समझने लग जाओ। अंग्रेजी आपको समझ में आने लग जाएगी तो फिर आप इंग्लिश आप पढ़ने लग जाओगे। फिर इसके बाद आपको जो बड़ी बड़ी बातें, यानी जो एडवांस लेवल की बातें हैं, वो भी समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए अगले वीडियो से शुरू करते हैं। ये यानी लेटर एंड वर्ड्स मैं आपको अगले वीडियो में, और फिर इसके तुरंत बाद में आपको टेंस लेकर के आ जाऊंगा, और फिर सारे के सारे टेंसेस पढ़ाने के बाद इनफैक्ट फिर मैं आपको यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा। देखिए जरा, जी हाँ, फिर मैं आपको यहां से ये वर्ड्स पढ़ाना शुरू करूंगा। फिर बेसिक लेवल पर ये चीजें क्या होती हैं, भाई यही वो चीज है, बेसिक टू एडवांस्ड। यहीं पर से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां से फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा कि भाई ये वर्ड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको बहुत अंदर तक घुस के। फिर इसके बाद आपको फ्रेजेस क्या होते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन को डिस्कस करके, और फिर ये कितने प्रकार के फ्रेजेस होते हैं ये। फिर इसके बाद मैं आपको ये सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस के सारे जितने भी तरीके हैं, वो सब कुछ टोटल बेसिक इंग्लिश पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद क्लॉजेस पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद आपको एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो बस यही वो जगह है, यही वो चैनल है जहां पर आप इंग्लिश सही अर्थों में अंग्रेजी सिखाई जाएगी, और सही अर्थों में वास्तव में आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बस एक एक वीडियो करके आप देखते चले जाओ मेरे साथ, और यकीन रखिए कि अगर आपको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है, इंटरमीडिएट में पढ़ते हो यार, कुछ भी नहीं आता है, तो भी आपको सब कुछ आने लग जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।